दीपक स्पर्श श्रीवास्तव एक अच्छे इंसान थे और आश्चर्यजनक रूप से न तो वह और न ही उनका परिवार अपने दृष्टिकोण में अत्यधिक पितृसत्तात्मक थे। दीपक की मासूमियत, अपनी पत्नी के प्रति उनका प्यार, उसे दी गई इज्जत और उसे रिझाने के लिए किए गए उनके प्रयास एक ताजगी की तरह थे। उन्होंने कभी फूल नितांशी गोयल को हल्के में नहीं लिया और फूल भी उन्हें उसी तरह प्यार करती थी जैसे वे थे। शादी की रस्में समाप्त हो गई थी और जबकि दीपक का परिवार उनके गांव के लिए रवाना हो गया, वह एक दिन और रुके क्योंकि फूल के परिवार ने मंदिर में कुछ रस्में करनी थी। दीपक और फूल ने अपने गांव सूरजमुखी की यात्रा शुरू की, जिसमें उन्हें कई सार्वजनिक परिवहन बदलने पड़े। ट्रेन में दीपक ने देखा कि कई नवविवाहित जोड़े बैठे थे और दुल्हनें एक ही रंग के कपड़े पहने हुए थीं, जिनके चेहरे घूंघट से ढके हुए थे। यह एक लंबी और थकाने वाली यात्रा थी और किसी तरह दीपक ने एक झपकी ले ली। वह अचानक जागे और देखा कि उनका स्टेशन आ गया है और ये देर रात थी जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। उन्होंने जल्दी से उठकर अपना सामान लिया, फूल को आने के लिए कहा और ट्रेन से उतर गए। उन्हें यह नहीं पता था कि फूल की जगह एक अन्य महिला उनके साथ आ गई थी। इस महिला का नाम जया प्रतिभा रंटा था और उसकी शादी प्रदीप भास्कर झा नाम के व्यक्ति से हुई थी। यह ऐसा लग रहा था कि यह जया की ओर से एक ईमानदार गलती थी और उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह अपने पति की जगह किसी और आदमी के साथ उतर गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि जया ने ट्रेन से उतरते ही यह बात जान ली थी, लेकिन उसने जानबूझकर चुप रहने का फैसला किया। दीपक के दोस्त, जिसमें गुंजन दाऊद हुसैन भी शामिल थे, उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उसे बहुत प्यार और गर्मजोशी से स्वागत किया। दीपक और उनके परिवार को झटका लगा जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी पत्नी किसी और के साथ बदल गई थी। दीपक अपनी मां यशोदा गीता अग्रवाल शर्मा, पिता पंकज शर्मा, भाभी पूनम रचना गुप्ता और अन्य लोगों के साथ रहते थे। जब प्रदीप का स्टेशन आया तो उसने फूल से पूछा, ये सोचते हुए कि वह उसकी पत्नी है, कि वह ट्रेन से उतर जाए। फूल को एहसास हुआ कि वह खो गई है और वह घबरा गई। उसे नहीं पता था कि उसे कहां जाना है और वह स्टेशन पर चारों ओर खड़े कामुक पुरुषों के बीच असुरक्षित महसूस कर रही थी, जिनकी स्पष्ट मंशा उसका फायदा उठाने की थी। दीपक फूल की तलाश करने लगा, लेकिन उसके पास उससे संपर्क करने का कोई साधन नहीं था और वह ये भी नहीं जानता था कि वह अभी भी ट्रेन में है या किसी स्टेशन पर उतर गई है। दूसरी ओर फूल को चिटूक सत्येंद्र सोनी नाम का एक लड़का मिला, जिसने उसकी मदद करने का फैसला किया और वह उसे मंजूमाई छाया कदम नाम की एक महिला के पास ले गया, जिसके पास स्टेशन पर एक चाय और नाश्ते की दुकान थी। मंजू माई शुरू में लड़की को आश्रय देने या उसे शरण देने के लिए संशय में थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उसकी स्थिति के प्रति सहानुभूति जताई और उसे अपने साथ रहने को कहा। चिटू फूल को स्टेशन मास्टर विवेक सावरकर के पास ले गया ताकि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सके। फूल को दीपक के गांव का नाम याद नहीं था और उसका अपना गांव गंगापुर इस क्षेत्र में बहुत आम नाम था। फूल ने कहा कि दीपक के गांव का नाम किसी फूल के नाम से मिलता है। फूल ने कहा कि वह अपने गांव वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसे वहां ये कहकर दोषी ठहराया जाएगा कि दीपक ने उसे पीछे छोड़ दिया। जया ने दीपक के परिवार से कुछ नहीं कहा और उसने अपने निवास का गलत पता और फोन नंबर भी दिया। उसने अपना नाम पुष्पा, पत्नी पंकज और छत्तीसगढ़ की रहने वाली बताया। जया को अपने मंगेतर के प्रकार के व्यक्ति का पता चल गया था। अफवाहें थी कि उसने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी थी। हालांकि अदालत में आरोप कभी साबित नहीं हो सके क्योंकि उस आदमी का इलाके में काफी प्रभाव था। जया के पास प्रदीप का फोन था और उसने सिम कार्ड को जला दिया ताकि पुलिस उसे ट्रेस न कर सके। जया ने अपने सभी गहने यशोदा को सुरक्षित रखने के लिए दे दिए। दीपक ने जया से वादा किया कि वह चाहे फूल मिले या न मिले, उसे घर वापस ले जाएगा। जया ने परिवार के राशन कार्ड का इस्तेमाल करके नया सिम कार्ड खरीदा। जया के कलाई पर उसका नाम गुदा हुआ था, लेकिन उसने उसे जय से श्रेया में बदलने के लिए पेन का इस्तेमाल किया। प्रदीप जया से केवल दहेज के लिए शादी कर रहा था और वह एक बहुत ही दुखद इंसान था जो अपने तरीके से काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब उसकी पत्नी गायब हो गई तो उसे कोई परवाह नहीं थी और उसे केवल ये बात परेशान कर रही थी कि उसके पास सभी गहने थे। प्रदीप स्थानीय निरीक्षक टीपी त्रिभुवन के पास रिपोर्ट दर्ज करता है। जया ने अपनी मां से आगे पढ़ने देने की भीख मांगी थी, लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। जया देहरादून जाना चाहती थी और जैविक खेती में करियर बनाना चाहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह भविष्य है। वास्तव में जया के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी कि वह भाग जाए, लेकिन जब वह गलती से दीपक के साथ स्टेशन पर उतर गई
तो उसे पता चला कि उसके पास एक अवसर आ गया है। जया गहने बेचना चाहती थी और अपने कॉलेज की फीस का भुगतान करना चाहती थी। इस बीच पुलिस अधिकारी श्याम मनोहर रवि किशन ने मामले की जांच शुरू की जब दीपक ने जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मनोहर ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन 5,000 रुपए पर समझौता कर लिया। वह कांस्टेबल दुबे दुर्गेश कुमार और बेला कनुप्रिया ऋषिमुम के साथ काम करता है। मनोहर को त्रिभुवन से गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली, जिसमें कई समानताएं थी, जैसे कि ट्रेन का नाम और घटना की तारीख। मनोहर ने जया की तस्वीर मांगी और पाया कि जया के पास 150 ग्राम सोने के गहने हैं। श्याम मनोहर को एहसास हुआ कि कुछ संदिग्ध है और जया वह नहीं है जो वह होने का नाटक कर रही थी। जया ने कहा कि उसका नाम पुष्पा रानी है, लेकिन मनोहर को एक अन्य पुलिस स्टेशन से सूचना मिली कि उसी दिन और उसी ट्रेन में जया नाम की एक महिला लापता हो गई थी। मनोहर ने जया का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे एहसास हो गया कि वह पूरे समय झूठ बोल रही थी। मनोहर की योजना थी कि वह प्रदीप से पैसे लेगा और जया के पास जो गहने थे उसमें से भी एक हिस्सा रखेगा। मनोहर को पता चलता है कि जया ने अपने कुछ गहने बेच दिए हैं और हेम त्रिपाठी को आलम सराय में 5,000 रुपए के 5 मनी ऑर्डर भेजे हैं। अजनबियों की उदारता जिन्होंने उसकी मदद की, फूल के दिल पर गहरा असर छोड़ा और इसने उसे अपने बारे में कुछ एहसास कराया। उसे एहसास हुआ कि जब उसने कड़ी मेहनत की और अपनी सेवाओं के बदले पैसे प्राप्त किए तो उसे कितनी संतुष्टि मिली। फूल ने मंजू की चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। उसे स्वतंत्र महसूस हुआ और यह अपने आप में उसके लिए एक बहुत ही मुक्तिदायक एहसास था। फूल को लगा कि वह सिर्फ किसी की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी खुद की एक पहचान है। जया गुंजन के साथ मिलकर फूल की गुमशुदगी के पोस्टर छपवाती है। गुंजन का एक प्रिंटिंग प्रेस था। इस बीच जया के झूठ पकड़े गए त्रिभुवन द्वारा भेजी गई लापता दुल्हन की तस्वीर जया से मेल खाती है और श्याम मनोहर ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि वह उसे उसके पति को सौंपने जा रहा है। जया टूट गई जब उसने महसूस किया कि इतनी अनुरोध करने के बाद भी कोई भी उसे वही करने नहीं दे रहा था जो वह करना चाहती थी। उसने मनोहर से कहा कि उसकी गलती ये थी कि वह पढ़ाई करना चाहती थी और वह इतनी भोली थी कि यह विश्वास करने लगी थी कि चूंकि वह वयस्क थी, इसलिए वह एक लोकतांत्रिक देश में अपने निर्णय खुद ले सकती थी।